अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कल के एपिसोड में हमने आपको चाणक्य साहब का बताया था, चाणक्य कि कैसे इंडिया के पॉलिसी मेकर्स आज भी खुद को 2400 साल पीछे ले जाकर खुद को चाणक्य समझते हैं और समझते हैं हमारे अंदर उसकी रूह पड़ गई है और उसके चाणक्य के आउटडेटेड थ्योरीज आज के ज़माने में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और फिर ख़ुद को फ़ख्र से चाणक्य के फॉलोअर्स भी बताते हैं कि हम तो उसकी नीति पे चल रहे हैं। हालांकि चाणक्य का हिंदुत्व से बेचारे का कोई ताल्लुक नहीं था। बहुत सारे हिस्टोरियंस तो ये भी कहते हैं वो तो बुद्धिस्ट था, लेकिन उसके माथे पे भी वो एक 3 लाइनें जो बनाते हैं शिव की वो बना देते हैं। जब भी पोर्ट्रेट उसका बनाते हैं ना, जब उसकी तस्वीर बनाते हैं उसमें लगा देते हैं। हालांकि उसका कोई ताल्लुक नहीं था हिंदुत्व से अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस। इसको भी ब्राह्मण डिक्लेयर कर देते हैं, आगे आगे रहते हैं कि ये तो ब्राह्मण था। 2500 साल पहले ब्राह्मण थे भी यहाँ पर या नहीं थे, ये भी एक सवालिया निशान है कि ये कहाँ से आए हुए इंडिया के अंदर। ये भी मैटर फाइनल होना बाकी है अभी। आर्या नस्ल के नॉर्थ इंडियन और नीचे जो साउथ इंडिया में जो इंडियंस रहते हैं, ये दोनों अलग अलग कौमें हैं। मतलब हज़ारों साल से ये लड़ते भी रहे आपस में। इनका कल्चर, इनकी ज़बानों की बनावट, इनकी स्किन का कलर इवन अलग अलग है एक दूसरे से। हर चीज़ अलग है इनकी। बल्कि एक अजब सी बात बताऊँ आपको आज, बहुत ही अजब सी बात है, गौर करने वाली बात है। ये जो दिवाली मनाई जाती है ना, दिवाली इंडिया के अंदर, मतलब फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहते हैं इसको, ये दिवाली भी इंडियन है या नहीं है, इस पर भी क्वेश्चन मार्क है। मतलब ये भी नहीं पता कि ये इंडिया से ही ओरिजिनेट हुई है या बाहर से जो आर्या आए हैं, जो नॉर्थ इंडियंस खास तौर पर जो बहुत सारी आर्या नस्ल की कौमें हैं वो लेकर आई हैं, या ये इधर से ही थी इंडिया की, ये भी नहीं पता। तो दिवाली का ये भी नहीं मालूम है कि ये त्यौहार कैसे इंडिया के अंदर ओरिजिनेट आया। हज़ारों सालों से वैसे ज्यूज़ भी इस तरह का एक त्यौहार मनाते रहते हैं। यहूदी हनोका कहते हैं वो उसको, हनोका। आजकल वैसे हनोका का सीज़न चल रहा है वहाँ पर इजराइल में। और ऐसा ही उसके अंदर भी मोमबत्तियाँ और आग से जलने वाले दिए विए जलाते हैं, वो भी इसी तरह की चीज़ें घरों में जलाते हैं। वो भी इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहते हैं। कैसी अजब बात है देखें। तो क्या ब्राह्मण यहूदियों के गुमशुदा कबाइल में से एक है? ये सवाल तो बनता है ना कि ये कौन लोग हैं। इनमें भी एक रेशियल सुपीरियरिटी है कि हम तो नंबर 1, हम तो रूलिंग क्लास, ओहो हम तो ऊपर, ओहो हम जैसा तो कोई नहीं। ये एक माइंडसेट है उनमें। और यहूदियों में भी यही है। ज्यूज़ में भी जो जायनिस्ट हैं वो भी वही कहते हैं, यार हम जैसे, तो क्या बात है कि हाँ, वो कहते हैं हम बाकी सब कीड़े मकोड़े कमतर, हम सुपीरियर हैं। जो एक्सट्रीमिस्ट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आम ब्राह्मण की या आम जायनिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये एक थ्योरी है इनके अंदर, रेशियल सुपीरियरिटी। इसको स्कॉलर्स को सोचना चाहिए, इस पर डीएनए टेस्ट भी होने चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद लेनी चाहिए कि क्या गुमशुदा कबाइल में से तो नहीं है कहीं। बहुत सारी बातें जो है ना मैच करती हैं इनकी। और चूंकि दीगर इर्द गिर्द की कौमों में ये रहे हैं, तो हो सकता है कि उनकी बातें बाद में इन्होंने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली हों और इस तरह से एक नई चीज़ बन गई हो ब्राह्मण नाम की। ये सोचना पड़ेगा। लेकिन आज हम इस पर कभी डिटेल में बाद में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे अपर कास्ट डोमिनेटेड ये जो मौजूदा बीजेपी सरकार है इंडिया की, इस पे बात करेंगे। इनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। शायद ब्रॉडर व्यू के अंदर हम वाहिद यूट्यूब प्लेटफॉर्म थे जो कि आपको बाइडन सरकार के आते ही कह रहे थे कि मित्रों, मोदी अमेरिका की नई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सरदर्द है, मतलब हेडेक है उनके लिए, मिसफिट है ये बिल्कुल। नेतन्याहू इजराइल का, वो भी इनके लिए मिसफिट है। शुरू में ही हमने आपको बताया था, उस वक्त नेतन्याहू गया नहीं था, तब भी हमने आपको बताया था, आपको याद होगा। जो लोग इस प्रोग्राम को शुरू से देखते हैं उनको पता होगा। हमने कहा था ये साथ नहीं चल सकते दोनों हजरात, ना मोदी साथ चल सकता है बाइडन के, ना ये साथ चलता है नेतन्याहू चल सकते हैं, क्योंकि इनके जो अप्रोच है ना, काम करने के तरीके इनके मुख्तलिफ हैं और वो फिर काउंटर प्रोडक्ट बना देते हैं इनको, मतलब बाइडन के लिए। इसके बाद नेतन्याहू चेंज हो गया। आपको हमने देखा कि देखते ही देखते उसका पत्ता साफ हो गया, उसको पता भी नहीं चला। और मोदी के लिए भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं जब से बाइडन आया। उसके लिए सरकार चलाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। हर बड़ा बाई इलेक्शन वो हारा है, हर बड़ा बाई इलेक्शन जब से बाइडन आया है, तकरीबन हर बड़ा बाई इलेक्शन हारा है। वेस्ट बंगाल से लेकर साउथ इंडिया तक के सियासी महाजों पर हर जगह भारी डिफीट हुई है। हालिया टाइम में अगर आप देखें यूपी के इलेक्शंस के अंदर भी अभी तक तो मोदी जी के हारने की आशंकाएं नज़र आ रही हैं बुरी तरह से, अनटिल एंड अनलेस वो कोई बड़ा ड्रामा क्रिएट करें, जैसे उन्होंने
2016 के अंदर किया था। एक फेक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचा के नेशनलिस्ट बुनियादों पर वो वोट लेने में कामयाब हो गए थे, इंडिया की फ़ौज को मतलब यूज़ करते हुए। एक ऐसा माइंडसेट बना कि अगर आप फ़ौज के हामी हैं तो बीजेपी को वोट डालें। इस तरह वो जीत गए। हैं बड़े क्लेवर सियासतदान, इसमें शक नहीं है। मोदी को आप कुछ भी कह लें, लेकिन शार्प सियासतदान है, मतलब पब्लिक की पल्स जानता है कि इंडियन पब्लिक किस तरह सोचती है। अब यूएस के उनके साथ रिलेशंस काफ़ी डाउन हो चुके हैं। ह्यूमन राइट्स से लेकर चाइना पॉलिसी तक कई जगहों पर डिसएग्रीमेंट्स पाई जाती हैं, खुल के नज़र आती हैं वो डिसएग्रीमेंट्स। और इसीलिए ही वॉज सो डेस्परेट फॉर ट्रम्प्स विक्ट्री इन लास्ट इलेक्शंस। अमेरिका जाके उन्होंने ट्रंप के लिए इलेक्शन कैंपेन में भी हिस्सा लिया। ही वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो कि वर्कर बन गया था, सियासी वर्कर, अमेरिका की एक पार्टी के लिए खुद जाके कैंपेन किया इस बंदे ने। ये पहली बार हुआ है। लेकिन अब चूंकि ट्रंप हार गया तो बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो गया है। चीन के खिलाफ ट्रंप ने इनको आगे कर दिया हुआ था मोदी साहब को कि कदम बढ़ाओ मोदी साहब, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ हूँ, तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे, ये अमेरिका तुम्हारे पीछे, हमारी तरफ से यू आर द दादा ऑफ दिस रीजन, हमारी तरफ से तुम ही किंग हो, तुम ही साउथ एशिया को मैनेज करोगे बबुआ, तुम करो सब कुछ। और चढ़ जाओ पाकिस्तान के ऊपर, चढ़ जाओ चाइना के ऊपर। सारे बड़े मुआहदे बीका हो गया, सारे बड़े मिलिट्री एग्रीमेंट साइन करवा लिए इन्होंने मोदी साहब से, खामोशी के साथ, चुपके से, उनको यूज़ करके पता भी नहीं चला इनको। लेकिन अब जब बाइडन है वहाँ पर और मिलिट्री सपोर्ट मिल नहीं रही है चाइना के खिलाफ, कैसे मिलेगी मिलिट्री सपोर्ट? नहीं मिल रही है ना। ऐसे में एक बड़ा खौफनाक वैक्यूम इंडिया के लिए चीन के खिलाफ राइवलरी में क्रिएट हो चुका है। उस वैक्यूम को फिल करने के लिए अमेरिका से मायूस होने के बाद, अमेरिका ने कोई सपोर्ट नहीं किया, हथियार वथियार कुछ नहीं, वो कह रहे टेक्नोलॉजी क्यों दें आपको टेक्नोलॉजी देंगे तो फिर वो तो हमारे लिए मसला है। अब वो वापस रूस की तरफ टिल्ट होने लगे, दोबारा उसी पुरानी सैलरी पे काम। ये ज़रा पॉलिसी तो देखें ना आप बीजेपी की। अमेरिका के आसरे चाइना से पंगा लिया, रूस को साइड पे कर दिया ट्रंप के दौर में। अब बाइडन के दौर में दोबारा रूस की तरफ जा रहे हैं, अमेरिका को साइड पे कर रहे हैं। ये क्या पॉलिसी है भाई? चाइना से पंगा उन्होंने मुफ्त में ले लिया। नाउ इशू इज़ दैट दो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, बड़े प्रॉब्लम्स पैदा हो गए यहाँ पर इंडिया के लिए। एक तो ये प्रॉब्लम है कि रूस के पास जाने से और एक हद से ज़्यादा अगर उनसे हथियार खरीद, अभी तक जो S-400 लिया है, मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि पाबंदियाँ नहीं लगेंगी। लेकिन अगर इससे आगे वो जाते हैं, सुनने में आ रहा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ और भी ख़रीदने जा रहे हैं हथियार, अगर वो होता है तो फिर पाबंदियाँ लग सकती हैं। बड़ा मसला क्रिएट हो गया। पाबंदियाँ लग सकती हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस लग सकते हैं इंडिया के ऊपर, वो इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत नुकसानदेह होंगे। S-400 का मामला अभी चल रहा है, इस पे सैंक्शंस की तलवार लटक रही है अभी तक। और ऐसे में न्यूज़ आ रही है कि रशिया जो है वो मज़ीद उनको अप्रोच कर रहा है कि महाराज कुछ और भी चाहिए। ये बड़ा मसला पैदा हो गया। इस पर अमेरिका खुश नहीं है, अमेरिका सैंक्शंस लगा सकता है अगर ज़्यादा तुर्की को नहीं छोड़ा उन्होंने, नेटो का मेंबर है तुर्की, उसको नहीं छोड़ा S-400 लेने पे, उसको आप देखें FATF से अलग तंग कर रहे हैं और उन्होंने सैंक्शंस अलग लगा दिए उनके ऊपर। तो इंडिया किस खेत की मूली है भाई? अगर ये एक हद से इससे आगे गए ना, सैंक्शंस लगा देंगे अमेरिकन। अभी तक अगर वो यहाँ पे रुक जाते हैं तो ये बड़ा डिफाइनिंग मूवमेंट है इंडिया के लिए, बड़ा नाजुक दौर से इंडिया गुजरा है, तारीख के नाजुक दौर से। इकलौता उनके बाद इत्तेहादी है चाइना के खिलाफ अमेरिका, जो कि परमानेंट इत्तेहादी है। रूस परमानेंट इत्तेहादी नहीं, वो चाइना का दोस्त है। वो सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं वो जूनियर पार्टनर है चाइना का, ऐसे ही नहीं कहते, वो सही कहता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक डिफाइनिंग मूवमेंट है इंडिया के लिए। एक ये मसला पैदा हो गया। दूसरा मसला ये पैदा हो गया है कि वो चाइना के खिलाफ रूस के हथियार तो ले रहे हैं, लेकिन इन हथियारों की कई पुर्जे खुद चाइनीज़ कंपनियां सप्लाई कर रही हैं मित्रों। चाइनीज़ कंपनियां, ये जो चीनी बड़े रिलैक्स होते हुए आपको सूप पीते हुए और नान छोले खाते हुए नज़र आ रहे हैं ना, बड़ा रिलैक्स होके वो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं कि भाई रूस से ही इंडिया को हथियार लेना चाहिए। ये ऐसे ही नहीं रिलैक्स बैठे हुए चाइनीज़, वो खुद चाह रहे हैं कि इंडिया रूस से ही हथियार खरीदे। कभी सुना है आपने कि रूस के इंडिया को S-400 देने के बाद चीन ने रूस को कहा हो कि पार्टनर ये तुम क्या कह रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो, हमें तो एतराज़ है इस पर? कभी सुना आपने? प्रोटेस्ट किया? नहीं किया। क्यों? वो खुद चाह रहे हैं कि इंडिया रूस से ही हथियार खरीदे, क्योंकि हालत ये कमज़ोर कड़ी है। हालत जंग में रूस की सप्लाई लाइन हथियारों की वैसे ही बंद हो जानी है। एक ही चाइना की तरफ से वहाँ से रशिया को रिक्वेस्ट जानी है बंद करो, बंद हो जाएगी। दैट वी कैन टेल यू। तो ये रिलायबल सप्लाई लाइन वैसे ही नहीं है जिस पे इंडिया भरोसा कर रहा है। इसकी इंडिया के पास ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है, अमेरिका उनकी हेल्प नहीं कर रहा।
ऊपर से चाइनीज़ साइबर फोर्स के जो लोग हैं वो तो रूसी हथियार, उनकी तो घर की खेती है, उनको छेड़छाड़ करना ज़्यादा उनके लिए मुश्किल है नहीं। उनको जैम करना, उनको इंडिया के ख़िलाफ़ ही यूज़ करना चाइनीज़ के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये बड़े मसले पैदा हो चुके हैं इंडिया के लिए मोदी सरकार के नेतृत्व में। ये भी अब नई इतलात आ रही हैं कि पुतिन की जो अपकमिंग विज़िट है इसमें बड़ी शॉपिंग होने वाली है, बड़ी शॉपिंग होने वाली है इंडिया की तरफ से, रूस से हथियारों की शॉपिंग। उल्टा रूस इंडिया को यूज़ करने लगा है चाइना के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ। हाल ही में तीनों ने मिलकर अमेरिका की सैंक्शंस रिजीम को खूब कोसा है। चंद रोज़ कबल आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि अमेरिका यूं जो यूनिलैटरली सैंक्शंस लगा रहा है ना, तो हम इसको तस्लीम नहीं करते। तो एक हलवा इंडियन डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी का बन चुका है पूरी तरह से, और चाइना इस हलवे को एंजॉय कर रहा है। और ये जो पुतिन आ रहा है, अब देखना ये है कि क्या एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। अगर रेड लाइन क्रॉस हो गई तो सैंक्शंस लग जाएंगे अमेरिका के, लेकिन अगर रेड लाइन क्रॉस नहीं होती और वहाँ से वो असला नहीं लेते तो चाइना के ख़िलाफ़ क्या होगा। उनको हथियार तो चाहिए ना, अपनी प्रिपरेशंस तो रखनी है ना पूरी करने के लिए, तो कैसे रखेंगे। अगर उनसे हथियार नहीं लेते तो चाइना का ऊपर से डंडा है, रशियन से अगर हथियार नहीं लेते ऊपर से डंडा है चाइना का, उधर सरहद में अंदर घुस के बैठा हुआ है। अगर हथियार ले रहे हैं तो अमेरिका कह रहा है मैं तो सैंक्शंस लगाऊंगा। इंडिया की तारीख में मित्रों इस तरह की सिचुएशन कभी पैदा नहीं हुई। ये डिप्लोमेटिक फेल्यूर है, और एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेल्यूर है, और इंडिया एक दलदल में फंस चुका है। अब कैसे निकलेगा इस दलदल से, ये देखना बाकी है।